हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे ट्रेड वार पर चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने कुछ महीने पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था और 24 मार्च तक वो सत्ता में रहने वाले थे। लेकिन इसी बीच काफ़ी हद तक लिबरल पार्टी, जो कि 1867 में अस्तित्व में आई थी, उसके सदस्यों ने मार्क कार्नी को अपना समर्थन दे दिया, जो कनाडा के लिबरल पार्टी के नेता हैं और नए प्रधानमंत्री भी वही होंगे। उनका पहला उद्देश्य तो है वहाँ स्मूथ चुनाव कराना, चूंकि इसी साल अक्टूबर महीने में वहाँ के चुनाव होंगे। वहाँ जो सदन है, उस सदन यानी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के निचले सदन को हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, जिसमें 329 सदस्य हैं। उसमें 153 सदस्य जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, उनके पिताजी भी कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो से भारत के संबंध खराब हो चुके हैं, ये बात आपको पता ही होगी। जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ खालिस्तानियों का समर्थन लेकर के, जिनके पास 24 न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 60 के दशक में सत्ता में अस्तित्व में आई थी, उसके गुरमीत सिंह संभवतः उसके फाउंडर के बेटे हैं, यानी गुरमीत सिंह इसमें लीड कर रहे हैं उसको। तो इस वजह से वहाँ कनाडा में खालिस्तानियों का अच्छा खासा बोलबाला है। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसके कारण जो है भारत और कनाडा के संबंध असहज हो गए थे, खराब हो गए थे। कनाडा ने भी कई भारतीय लोगों को दूतावास से वहाँ निष्कासित कर दिया और उसके बदले भारत ने भी कनाडा के दूतावास से, यहाँ जो दिल्ली स्थित है, कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी पर्सोना नॉन ग्राटा, वांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता उसको, जो जनरली एम्बेसी के अर्थ में ही, हाई कमीशन के अर्थ में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस व्यक्ति को जो उस देश में रहना नहीं चाहता है या जिसको रखा नहीं जा सकता है, उसको अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। मन रखा नहीं जा सकता है, ये ज़्यादा, चूंकि घोषित करने वाला वह देश होता है जिस देश में वो व्यक्ति काम करता है, यानी जहाँ दूतावास होता है या हाई कमीशन होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर्स को हाई कमीशन से संबोधित करते हैं, वही चीज़ दूसरे देशों में दूतावास हो जाता है। यानी जो अमेरिका में दूतावास है, वही कनाडा के लिए हाई कमीशन है। तो हाई कमीशन में कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या कम करने को लेकर के जब देश कोई फैसला करते हैं, तो वो तभी करते हैं जब उसको लगता हो कि उस देश से संबंध अच्छे नहीं हैं। दूसरे शब्द, उनके वेतन और भत्ते तो वो देश ही देता है। यानी कनाडा का जो एम्बेसी है भारत में या हाई कमीशन है, उसके कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी ये थोड़े भारत सरकार देती है, वो कनाडा ही देता है। लेकिन भारत की भूमि पर रह करके वो भी एक प्रकार से डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ही होते हैं, यानी कूटनीतिक माध्यम से अपने देश से संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही नहीं चाह रहा हो देश से संबंध बेहतर हो किसी दूसरे देश का, तो एम्बेसडर या हाई कमीशन के लोग क्या कर सकते हैं। यही स्थिति कनाडा और भारत के बीच बनी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के कनाडा ने अमेरिका की शाह पर, जो बाइडेन वहाँ प्रशासन था, तो भारत समझ ही रहा था जो बाइडेन के चढ़ाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री चल गए थे। चूंकि फाइव आइज का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग है इन लोगों के बीच। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सब देश मिल करके जो है फाइव आइज का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग संगठन बनाए हैं, यानी खुफिया जानकारी को साझा करने संबंधी संगठन बनाए हैं। उसमें अमेरिका भी है ही। तो अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने चढ़ा रखा था कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, चूंकि वो खुद उधर गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तान का खुलेआम प्रचार करता है अमेरिका में, इधर तो खामोश है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो उसका पक्ष वो ले रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय एजेंट ने उसको मारने के लिए FBI के ही एक मास्करेडो से, जो कि अपना भेष बदल करके, अपना नाम बदल करके बात कर रहा था,
उसे एक भारतीय एजेंट उसको मारने संबंधी फिरौती दे करके बात कर रहा था। कोई उसमें किसी गोयल का नाम आ रहा था जिसको भारत सरकार ने कहा भाई ये तो बहुत पहले नौकरी छोड़ चुके हैं और इस समय हमारे एम्बेसी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस नाम से काम करता हो। राजेश गोयल या कुछ ऐसे ही नाम था उनका। खैर जो भी है, तो कनाडा जो है अमेरिका के चढ़ाने पर काम कर रहा था और कनाडा ने भारत से संबंध अच्छे खासे खराब भी कर लिए। तो मार्क कार्नी जो कि नए नेता वहां चुने गए हैं, जो कि कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे, मार्क कार्नी का ये कर्तव्य होगा कि भारत से संबंध भी अच्छे बनावें और अक्टूबर में स्मूथ चुनाव भी करावें और तत्काल में ट्रेड वार से भी निपटें। उनके सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड वार से भी निपटे हैं। उन्होंने कहा भी है कि भाई वो ट्रेड वार में विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बीच ऑन्टेरियो जो कि कनाडा का एक प्रांत है, उसने जो लगभग 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख अमेरिकियों को बिजली सप्लाई करता है, उसने उस पर 25% सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। उसका कहना यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरह से करते रहेंगे तो संभव है आने वाले समय में हम बिजली की आपूर्ति भी बंद कर देंगे, यानी अमेरिकियों को बिजली नहीं मिलेगी। और इधर मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे लिबरल पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ऐसा है, ट्रेड वार डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध जीतना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अमेरिका के विरुद्ध ट्रेड वार जीतना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो कनाडा, मैक्सिको और चीन के से आयातित सामानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारी भरकम यानी करीब 25% टैक्स लगा रखा है और भारत को भी निशाने पर लिया है। भारत को तो उसने किंग ऑफ टैरिफ कहा था, यानी प्रशुल्क का राजा कहा था। यानी भारत अमेरिका से जो सामान मंगाता है उस पर भारी भरकम जो टैक्स लगाता है, आयात शुल्क लगाता है, जिसको हम टैरिफ में जोड़ते हैं, वो उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी और रेसिप्रोकल टैक्स की बात किया था, यानी जितना भारत लगाया उतना ही अमेरिका भी लगाएगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वह भारत के साथ अभी उस तनातनी के स्तर पर नहीं पहुंचा है जो कनाडा के साथ पहुंचा है। कनाडा का जो ऑन्टेरियो प्रांत है वो तो उत्तरी अमेरिकी लोगों को, लगभग 15 लाख अमेरिकियों को बिजली की जो आपूर्ति करता है, उस पर सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा कर दिया है। और उसने कहा है कि भाई ये टिट फॉर टैट के तहत किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में जैसे को तैसा, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कनाडा के विरुद्ध हाई टैरिफ लगाते हैं, कनाडा से मंगाए जाने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाते हैं, तो फिर हम जो बिजली बेचते हैं अमेरिका को उस पर क्यों न लगाएं, सरचार्ज क्यों न बढ़ाएं। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे लिबरल पार्टी के, उन्होंने ट्रेड वार को जीतना अमेरिका के विरुद्ध अपनी पहली प्राथमिकता बताया। हालांकि उनके सामने 3 चुनौतियां, भारत से संबंध अच्छे होंगे कि नहीं होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि वो किस प्रकार से अक्टूबर में स्मूथ चुनाव कराते हैं कनाडा में। वैसे सर्वे बता रहे हैं कि लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो कि पोलिवेयर वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, वो 1980 के दशक में संभवतः कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए थे। 90 के दशक से रेगुलर वो उसके सदस्य भी हैं और या 2003 या 4 से, मैं डेट तो थोड़ा सा इसको लेकर के मैं थोड़ा सा भ्रमित हूँ, लेकिन ये सही है कि पोलिवेयर वहाँ के प्रमुख कंजर्वेटिव नेता हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ चुनाव आते आते जो कंजर्वेटिव पार्टी, जो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को मर्ज करके 2003 में बनी थी, दरअसल प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी 1942 में अस्तित्व में आई थी, जबकि लिबरल पार्टी जिसके नेता जस्टिन ट्रूडो रहे हैं और ये मार्क कार्नी हैं जो कि नए प्रधानमंत्री होंगे, ये 1867 में जब कनाडा फेडरेशन बना था, यानी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, 1867 में ही अस्तित्व में आ गई थी। उसका मुकाबला उस समय प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के पुरोगामी जो लोकल
पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह, उन लोगों से हुआ करता था। लेकिन 1942 से रेगुलर जो है वो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी से भिड़ रही थी। किंतु 2003 में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी का कंजर्वेटिव पार्टी नाम रख दिया गया और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ उसका विलय भी हो गया कनाडा में। तब से कंजर्वेटिव पार्टी और यानी उसको टोरी, ब्रिटेन के तर्ज पर, चूंकि ब्रिटेन का ही सम्राट वहाँ का भी सम्राट होता है, ब्रिटेन की सारी व्यवस्था वहाँ भी लागू है, इसीलिए निचले सदन को वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ब्रिटेन के ही तर्ज पर। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी दो में वहाँ मेन मुकाबला होता है। अब ब्रिटेन में लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दो पार्टी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को वहाँ टोरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कनाडा में टोरी पार्टी भी कहा जाता है। तो दोनों के बीच सर्वे बताते हैं, दोनों के बीच गैप काफ़ी कम हो गया है। हालांकि लिबरल पार्टी थोड़ा सा अभी और आगे है। देखना है अक्टूबर आते आते क्या बदलता है, क्या होता है। तो मार्क कार्नी के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ट्रेड वार, जैसा उन्होंने खुद ही कहा है, अमेरिका के विरुद्ध ट्रेड वार जीतना है। दूसरा ये है कि अक्टूबर में जो होने वाले चुनाव हैं वहाँ के निचले सदन के, उसको स्मूथली संपन्न कराना है। तीसरा, भारत से जो रिश्ते भी खराब हो गए हैं उसको सुधारना है। देखना है मार्क कार्नी अपने इन मुद्दों पर कहाँ तक सफल होते हैं। ये देखने वाली बात होगी। जैसा होगा आगे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।